Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the discovery of DNA. जब DNA की discovery की बात हमने की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि वॉटसन एंड क्रिक का क्या योगदान था, विल्किंस एंड फ्रैंकलाइन का क्या योगदान था डीएनए के स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन में। तो ये सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी हर लाइन एनसीईआरटी की अपने आप में एक वेटेज रखती है क्योंकि हर लाइन पे अपना एक क्वेश्चन है। तो बच्चों हर लाइन बहुत अच्छे से समझनी है, वीडियोस प्रॉपर देखने हैं, वीडियोस को स्किप नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम बीच में वीडियोस को स्किप कर देते हैं तो हमें कई बार आगे और पीछे की चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए वीडियोस को प्रॉपर देखें और प्रॉपर देखने के साथ साथ वीडियोस को एक वीडियो को खत्म करें फिर सेकंड वीडियो स्टार्ट करें, उसे बीच में ना छोड़ें क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो लिंक खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सो हियर जब हम बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड, तो सबसे पहले जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो शब्द हमारे दिमाग में आता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दो स्ट्रैंड से मिलके हमारा डीएनए बना है। अब ये दो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझनी है बात। दो स्ट्रैंड का मतलब है अगर मैं डीएनए को नॉर्मली बनाऊं, अगर मैं डीएनए को बहुत रफली बनाऊं, नॉर्मली बनाऊं, तो मैं बोलूंगी एक स्ट्रैंड ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। तो अगर देखा जाए तो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड्स का मतलब है यहाँ पे दो चेन्स हैं। दो स्ट्रैंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चेन से मिलके डीएनए बना है। अब ये दो चेन से मिलके डीएनए बना है, इस चेन का क्या मतलब है? इस चेन का सिंपल सा मतलब है डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर बीच में, एक तरफ नाइट्रोजन बेस और एक तरफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, क्लियर। तो एक तो ये स्ट्रैंड हो गया, दूसरा स्ट्रैंड इसके सामने, तो नाइट्रोजन बेस के सामने नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, सेंटर में इस स्ट्रैंड के भी शुगर और लास्ट में फॉस्फेट। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए का एक स्ट्रैंड तो ये रहा और दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, यानी कि एक चेन तो ये रही और दूसरी चेन ये रही। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दो चेन से मिलके बना है, उसमें दो चेन्स है, क्लियर, एक चेन दूसरी चेन। अब ये जो दोनों चेन है, ये दोनों चेन मिलके डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड है। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी तो होता है, बिल्कुल होता है। अगर डीएनए में केवल एक ही चेन है, either this one or this one, so that DNA is known as single stranded DNA. But if we consider these two, so we can call it double stranded DNA. क्या बोलेंगे बच्चों इसको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलेंगे, क्लियर है। तो डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, दो चेन से मिलके बना है, क्लियर। क्योंकि हम डीएनए, नॉर्मल डीएनए की बात करें जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में है, प्लांट्स में है, अदर एनिमल्स में है, यूकैरियोट्स में। तो पहला पॉइंट डबल स्ट्रैंडेड। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं शुगर सेंटर में है, फॉस्फेट साइड में है और यहाँ पे है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस।
ये भी नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर 2 स्ट्रैंड से बना है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एंटी पैरेलल है। व्हाट इज एंटी पैरेलल? ऑपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब है ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या है? ऑपोजिट का मतलब है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, इस तरीके से। ऑपोजिट का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल नहीं है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट होते तो हम उसको बोलते पैरेलल, बट एक ये कैसे हैं? एंटी पैरेलल है। अब कैसे समझेंगे इस बात को? बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट फ्री है, तो जिस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट फ्री होता है उसको हम बोलते हैं 5' एंड, और जहां पे OH फ्री होता है उस एंड को बोलते हैं हम 3' एंड। पहले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट फ्री तो ये बनाता है 5' एंड, लास्ट न्यूक्लियोटाइड का OH फ्री तो ये बनाता है 3' एंड। क्लियर? तो ये क्या बना रहा है? 3' एंड। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 5' एंड आ रहा है, यहाँ पे 3' एंड आ रहा है। बट अगर इस वाले स्ट्रैंड को देखें तो यहाँ पे 5' के सामने कौन सा स्ट्रैंड आ रहा है? 3' एंड। कौन सा स्ट्रैंड आ रहा है? 3', और 3' के सामने कौन सा आ रहा है? 5'। ध्यान रखना है, कभी भी 3' के सामने 3' नहीं आएगा, 5' के सामने 5' एंड नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी सेम है, 3' एंड पे OH फ्री है, 5' एंड पे फॉस्फेट फ्री है। क्लियर? तो जिसका फॉस्फेट शुगर से जुड़ा हुआ ना हो वो बनाता है 5' एंड। 5' का मतलब क्या? डैश का मतलब क्या है? यहाँ पे डैश का मतलब है जो शुगर है और जो नाइट्रोजन बेस है दोनों में नंबरिंग 1 2 3 4 5, शुगर में भी नंबरिंग 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन बेस में भी नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो इसको कंफ्यूज ना करें, इसलिए शुगर में 5' तक नंबरिंग की जाती है, 1', 2', 3', 4', 5', क्योंकि पेंटोज शुगर यूज की जाती है। क्लियर है? तो 5' मतलब ये शुगर से रिलेटेड हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटी पैरेलल। 5' to 3', 3' to 5' रन कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, इन स्ट्रैंड में बिल्कुल बीच में नाइट्रोजनस बेसेस आ रहे हैं, और इन नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड G एंड C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। A और T के बीच में डबल बॉन्ड, G एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, A हमेशा T के साथ पेयर करेगा, G हमेशा C के साथ पेयर करेगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि A क्या है? प्यूरीन, T क्या है? पायरिमिडीन, G क्या है? प्यूरीन, C क्या है? पायरिमिडीन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ ही पेयर करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्यूरीन प्यूरीन कभी भी आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, पायरिमिडीन पायरिमिडीन आपस में कभी भी बॉन्डिंग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो आपस में लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। किसकी सहायता से? हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से। दे आर लिंक्ड बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू स्ट्रैंड्स। तो ये देख सकते हैं हम,
हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और इन बॉन्ड्स की वजह से ही ये दोनों स्ट्रैंड आपस में लिंक करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाते हैं। क्लियर? अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कारण से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाएंगे। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का होना इन दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक करते हैं और डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और जी हमेशा सी के साथ करेगा, या सी हमेशा जी के साथ करेगा, या टी हमेशा ए के साथ करेगा। यानी कि ए हमेशा टी के साथ अपना पेयर बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ अपना पेयर बनाएगा, या हम उल्टा भी कर सकते हैं, टी हमेशा ए के साथ और सी हमेशा जी के साथ पेयरिंग करेगा। तो अगर पेयरिंग ऐसी है, किस तरीके से पेयरिंग है? अगर ए टी से पेयर कर रहा है, जी सी से पेयर कर रहा है, या टी के सामने ए है और सी के सामने अगर जी है, तो इन स्ट्रैंड्स को हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये डीएनए क्या है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर सिमिलर होते तो क्या होता? ए के सामने ए होता, जी के सामने जी होता, सी के सामने सी होता और टी के सामने टी होता। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर। तो क्या हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सिमिलर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स सिमिलर नहीं है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, जी ऑलवेज पेयर्स विद सी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तक हमने इस पेज में, इस स्लाइड में हमने 4 बातें पढ़ी हैं। 4 बातों में हमने क्या पढ़ा कि जो डीएनए है उसके 2 चेन्स हैं, 2 स्ट्रैंड से बना होता है, इसलिए हम कहते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं है, तो इसको बोला जाएगा एंटी पैरेलल हैं। जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में लिंक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है डबल और सी जी के साथ बॉन्ड बनाता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज। क्लियर? एंड ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सिमिलर नहीं है। तो ये 4 बातें हमने की और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, यूनिफॉर्म डायामीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए का डायामीटर कितना होता है, तो आंसर इज 20 एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए का डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। कैसे काउंट किया जाता है? जो डीएनए का डायामीटर है वो काउंट किया जाता है फॉस्फेट टू फॉस्फेट, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो डायामीटर है P टू P दोनों स्ट्रैंड का, तो दोनों स्ट्रैंड के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। इस स्ट्रैंड में बाहर क्या है? फॉस्फेट। हम देख सकते हैं फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। इस स्ट्रैंड में भी बाहर क्या है? फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। तो फॉस्फेट टू फॉस्फेट जो डीएनए का डायामीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों है? 20 एंगस्ट्रॉम ही क्यों है, या अप्रोक्सीमेटली इतना ही क्यों है? कम क्यों नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं है, और हर जगह ऐसा क्यों नहीं है? हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी 20 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे भी 20 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पे भी कोई और न्यूक्लियोटाइड होता तो यहाँ पे भी 20 एंगस्ट्रॉम, नीचे कोई होता तो भी 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक जो डीएनए का डायामीटर है वो यूनिफॉर्म है। क्लियर है?
डीएनए का डायमीटर कैसा है? यूनिफॉर्म, ना कम ना ज्यादा, हर तरफ से यूनिफॉर्मिटी के साथ आ रहा है, ऊपर से नीचे तक। क्यों आ रहा है? क्यों? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमेशा प्यूरिन पेयर विद पायरामिडीन, प्यूरिन हमेशा पायरामिडीन के साथ पेयर करता है, इसलिए आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि डायमीटर यूनिफॉर्म है, कम भी नहीं हो रहा, ज्यादा भी नहीं हो रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमेशा प्यूरिन पेयर कर रहा है पायरिमिडीन के साथ। क्लियर? अब हम ये जानते हैं कि जो प्यूरिन है उसमें 2 रिंग होती है, प्यूरिन में 2 रिंग है और पायरामिडीन में 1 रिंग है। तो यहां पे इन टोटल 3 रिंग्स हैं। जब प्यूरिन अगर पायरामिडीन के साथ पेयर कर रहा है तो डीएनए में हर तरफ 3-3 रिंग है, नाइट्रोजनस बेस 3 रिंग, नाइट्रोजनस बेस 3 रिंग, नाइट्रोजनस बेस 3 रिंग, नाइट्रोजनस बेस 3 रिंग, प्यूरिन और पायरामिडीन की मिला के 3 रिंग बन रही हैं। तो हर तरफ से डायमीटर यूनिफॉर्मिटी के साथ आ रहा है। बाई चांस प्यूरिन प्यूरिन के साथ पेयर करे या पायरामिडीन पायरामिडीन के साथ पेयर करे, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? प्यूरिन ए और जी दोनों में क्या है? डबल रिंग्स हैं। तो मान लीजिए ए और जी पेयर कर रहे हैं, ए और जी पेयर कर रहे हैं, ये ए और जी ने पेयरिंग की। अब ए और जी ने जब पेयरिंग की, मतलब प्यूरिन ने प्यूरिन के साथ पेयरिंग की, तो यहां पे 2 रिंग, यहां पे भी 2 रिंग, तो टोटल कितनी रिंग हो गई? 4 रिंग्स। तो जो यूनिफॉर्म डायामीटर था, यहां पे जो यूनिफॉर्म डायामीटर था 20 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, 3 रिंग की वजह से वो यहां पे फॉर एग्जाम्पल बढ़ गया, डायामीटर ज्यादा हो गया, मान लीजिए 25 एंगस्ट्रॉम हो गया। हम एज्यूम कर रहे हैं हर चीज को, क्योंकि यहाँ पे 4 रिंग एक साथ आ रही है, तो डायामीटर बढ़ेगा। क्लियर? जब प्यूरिन और प्यूरिन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो डायामीटर बढ़ेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। वहीं दूसरा केस लेते हैं, पायरामिडीन पायरामिडीन के साथ लिंक करें तो पायरामिडीन की 1 रिंग, दूसरे पायरामिडीन की भी 1 रिंग। तो हमने बोला कि पायरामिडीन ने पायरामिडीन के साथ क्या किया है? पेयर बनाया है। तो जब पायरामिडीन पायरामिडीन के साथ पेयर बनाएगा तो यहाँ पे 2 रिंग होंगी, तो यहाँ पे जो डायामीटर होगा वो कम हो जाएगा। 20 एंगस्ट्रॉम डायामीटर है 3 रिंग का, बट यहाँ पे 2 रिंग होने से डायामीटर विल डिक्रीज, मान लीजिए 15 रह गया, मान लेते हैं 15 रह गया। तो इस केस में डायामीटर कम हो गया जब पायरामिडीन और पायरामिडीन ने आपस में बॉन्ड बनाया, और जब प्यूरिन और प्यूरिन ने बनाया तो डायामीटर बढ़ गया। बट डीएनए में तो यूनिफॉर्म डायामीटर रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, क्योंकि हमेशा प्यूरिन पायरामिडीन के साथ ही पेयर करता है। क्लियर है? हमेशा प्यूरिन पायरामिडीन के साथ पेयर करता है या पायरामिडीन प्यूरिन के साथ पेयर करता है, वाइस वर्सा। तो डीएनए के हर जगह, ये पूरा मान लीजिए डीएनए है, तो ये जो डायामीटर है डीएनए का वो हर जगह से यूनिफॉर्मिटी शो करता है, हर जगह से यूनिफॉर्म रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर? तो डायमीटर ऑफ द डीएनए इज यूनिफॉर्म। व्हाई इज इट सो? बिकॉज देयर इज 3 rings. Why 3 rings? Because of the presence of the purine always linked with the pyrimidine. One purine always pair or link with pyrimidine. Next, distance between 2 base pairs. जो 2 base pairs होते हैं, 2 base pairs के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब बहुत ध्यान से समझना है।
बेस पेयर, ये एक नाइट्रोजन बेस है, इसके सामने दूसरा नाइट्रोजन बेस है, दोनों ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो इन दोनों को मिला के, यानी कि एक सिंगल ये एक सिंगल ये, तो दो सिंगल मिलेंगे, मान लीजिए एक नाइट्रोजन बेस ये एक नाइट्रोजन बेस ये, तो ये दोनों आपस में जब लिंक करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या बोलेंगे इसको, बेस पेयर, या डायरेक्ट बोल दें हम नाइट्रोजन बेस पेयर या बेस पेयर। ये बन गया बेस पेयर, ये भी बेस पेयर बीपी, ये भी बेस पेयर बीपी, बोल सकते हैं। अब हम ध्यान दें तो ये एक पर्टिकुलर पूरा, ये एक स्टैंड ये एक स्टैंड, ये दोनों स्टैंड जुड़ गए, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ गए। अब इन नाइट्रोजन बेस और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। इन नाइट्रोजन बेस और इनके बीच में, बेस पेयर्स के बीच में, नॉट बेस के बीच में, इन बेस पेयर्स और इन बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, बेस पेयर, इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस, अगर कोई और होता तो उनके बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। नेक्स्ट, backbone made by sugar and phosphate and steps by base pair। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें कुछ और बातें डीएनए के स्ट्रक्चर में समझ में आती है और हम कुछ नॉर्मल चीजों से उन्हें लिंक कर सकते हैं। एक लैडर से, एक सीढ़ी से उन्हें लिंक कर सकते हैं। तो अगर हम एक सीढ़ी देखें तो सीढ़ी में दो डंडे लगे होते हैं, एक ये डंडा होता है, एक ये होता है, जिसको पकड़ के हम चढ़ते हैं, जिसको पकड़ते हैं दोनों तरफ से वो दो डंडे। अब वो जो दोनों डंडे हैं सीढ़ी के, वो सीढ़ी की बैकबोन है। अगर एक भी हट गया तो सीढ़ी गिर जाएगी नीचे, हम चढ़ ही नहीं पाएंगे उस पर, राइट। तो ये वाला डंडा या ये वाला डंडा जो दोनों हाथ से हम ग्रिप बनाते हैं, वो उस पर्टिकुलर लैडर की बैकबोन है। और जिसपे पैर रख के हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, ये स्टेप्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे बैकबोन, और इसको हम बोलेंगे स्टेप और स्टेप्स। ये हम बात करें एक सिंपल लैडर की। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को सीढ़ी से कंपेयर कर दें, एक लैडर से कंपेयर कर दें, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स हैं, तो ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड, तो सबसे बाहर फॉस्फेट, बिल्कुल बीच में शुगर। तो यहां पे शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इन दोनों ने मिलके, और यहां से भी इन दोनों ने मिलके क्या बना ली, इन दोनों ने मिलके बना ली बैकबोन। तो डीएनए में बैकबोन बनाने का कौन काम करता है, एसपी, शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, क्योंकि डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, दोनों तरफ से, इधर भी शुगर फॉस्फेट, इधर भी शुगर फॉस्फेट, दोनों मिलके, नॉट सिंगल, केवल फॉस्फेट फॉस्फेट नहीं, केवल शुगर शुगर नहीं, शुगर एंड फॉस्फेट इस तरफ का भी, शुगर एंड फॉस्फेट इस तरफ का, दोनों स्ट्रैंड का, इधर वाले का और इधर वाले का, क्या बना रहे हैं, बैकबोन। अब जब बैकबोन बना रहे हैं तो ये बीच में, यहां पे ये लैडर जैसा काम कौन कर रहा है, यहां पे लैडर जैसा काम कर रहे हैं बेस पेयर। यहां पे लैडर जैसा नहीं, स्टेप, लैडर के स्टेप्स जैसा काम कौन कर रहा है, बेस पेयर। तो यहां पे ये जो बेस पेयर है, ये दोनों को मिला के बेस पेयर बोलेंगे, इन दोनों को मिला के बेस पेयर बोलेंगे, इन दोनों को मिला के बेस पेयर बोलेंगे। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं स्टेप्स। तो ये स्टेप हो गई, ये एक स्टेप हो गई, ये एक स्टेप हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि बेस पेयर तो बना रहे हैं स्टेप्स और बैकबोन बना रहा है शुगर एंड फॉस्फेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीएनए में बैकबोन और स्टेप्स बनाने का काम कौन करता है, तो बैकबोन बनाने का शुगर फॉस्फेट दोनों तरफ से। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक तरफ से ही आप बैकबोन बनाएंगे, तो डीएनए की बैकबोन
दो तरफ होती है, दोनों तरफ होती है, यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, और जो बीच में स्टेप्स होते हैं वो बनाते हैं बेस पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बट इसके साथ साथ और भी रीजंस हैं स्टेबिलिटी के। क्या रीजंस हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का होना डीएनए में स्टेबिलिटी का कारण है, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि सी एंड टी, जी एंड सी के बीच में होते हैं। सी एंड टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी एंड सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, इस मॉडल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ इन डीएनए plane of one base pair stack over the other in the double helix। जो एक बेस पेयर का स्टैक होता है, क्लियर? इन डीएनए द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर। एक बेस पेयर विल स्टैक ओवर द अदर। क्या मतलब है? इससे कैसे स्टेबिलिटी आ जाती है वो समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, तो बेस पेयर्स जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, यानी कि यहाँ पे ये एक हो गया नाइट्रोजन बेस, ये हो गया नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलके बेस पेयर बनाते हैं। अब इन्होंने जब पेयरिंग करनी होगी, तो पेयरिंग करने में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में यहाँ पे क्या बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाइट्रोजन बेस का एक हिस्सा पोलर होता है, और इस पोलैरिटी के कारण ये बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ध्यान से समझना, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं। नाइट्रोजन बेस पेयर, यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर ये दोनों हैं, इन्होंने जब पेयरिंग की आपस में, तो इनके बीच में बॉन्ड बना, ए और टी के बीच में बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन बेस है, ये भी जो नाइट्रोजन बेस है, ये इसका जो पार्ट हो गया, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये वाला जो इसका पार्ट है, या ये वाला जो इसका पार्ट है, ये पोलर पार्ट है, पोलर एंड है। और ये जो पोलर एंड है, ये पोलर एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने के काम में आता है। ये वाला बचा नॉन पोलर, ये वाला हिस्सा बचा नॉन पोलर। मान लीजिए ए का ये वाला हिस्सा नॉन पोलर है, टी का ये वाला हिस्सा नॉन पोलर है। तो ए का ये वाला हिस्सा पोलर, टी का ये वाला हिस्सा पोलर, ए का ये वाला हिस्सा नॉन पोलर, टी का ये वाला हिस्सा नॉन पोलर। उसी तरीके से जी एंड सी में भी होगा। तो जी एंड सी में ये नॉन पोलर, सी का ये भी हिस्सा नॉन पोलर, और ये जो हिस्सा है ये दोनों में पोलर। तो जो पोलर पार्ट है वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके इंटरैक्शन से क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बार तो स्टेबिलिटी इससे आ जाती है। इसी के साथ साथ जो नॉन पोलर हिस्सा है, ये नॉन पोलर हिस्सा बनाता है, पानी को भगाने वाला हिस्सा है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? विच रिपेल्स वाटर, हाइड्रोफोबिक। तो ये बनाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक। तो इनके बीच में यहाँ पे जो इनका इंटरेक्शन हो रहा है वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज अ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यानी कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर पे स्टैक कर रहा है, यानी कि इनके बीच में भी इंटरेक्शन है, इनके बीच में भी बॉन्डिंग है, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर पे स्टैक होना डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है, और साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का होना भी डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी, जी और सी के बीच में, यानी कि बेस पेयर,
बेस, जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और पेयर्स के बीच में बनते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फिर से रिपीट कर रही हूं। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट है, क्लियर। ए टी के साथ पेयर करता है, यानी कि ए और टी ये नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में भी हाइड्रोजन बट ट्रिपल बॉन्ड। साथ साथ में और भी चीजें हमने पढ़ी है कि जो डिस्टेंस है, जो डायामीटर है, पूरा के पूरे डीएनए का जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म है 20 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमेशा प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ पेयर करता है। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो शुगर एंड फॉस्फेट है वो बनाते हैं बैकबोन। शुगर फॉस्फेट इधर का भी, शुगर फॉस्फेट इधर का भी बैकबोन बनाता है। और बीच में जो स्टेप्स बनाने का काम करते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, क्लियर। तो यहाँ पे सीधा हम इनको बोल सकते हैं बेस पेयर। और डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो बेस पेयर एक दूसरे पे स्टैग्ड हैं वो, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है बेस पेयर्स के बीच में, उसका कारण है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने डिटेल पढ़ा कि किस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमने पूरे खास उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड समझी हैं।